आपकी तालियां इसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये तुतलाती जुबां में कविता कर रहा है। हीरा जब खान से निकलता है तो उसको रोड डायमंड होता है, वो मट्टी होता है। फिर सूरत वाले उसको मशीनों में डालकर कटिंग करके उसके ऊपर हथियार बजाते हैं, तब जाके उसमें चमक पैदा होती है। मैंने कहा था कि बच्चे के तेवर आपको देखने लायक होंगे। एक बार भी नहीं कहेगा कि ताली बजाओ। कहा क्या उसने एक बार भी ताली बजाओ? सुरेश बिंदल जी का आग्रह था कि प्रयोग करना चाहिए। अगर बिंदल जी का ये प्रयोग आपको पसंद आया हो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ब्रेक कर देंगे। बोलिए क्या इच्छा है? पसंद आ गया ना? सत्येंद्र भाई, आप तो लेट आए लेकिन आपने थोड़ी देर तो सुना है अशांत प्रशांत को। हमारी दिल्ली में एक वर्कशॉप चलती है राष्ट्रीय कवि संगम की, रोहिणी में चलती है वो कार्यशाला। ये वहां का रिजल्ट है उस कार्यशाला का। कौन? रोहिणी में तो और भी बहुत कुछ रहता है। तो अशांत प्रशांत को आपने पास किया। पास नंबर है ना लड़के के? नहीं, बहुत संघर्ष का जीवन है इस बालक का। जिसने कहा था ना, बस्ता उठाते ही सर पे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बहुत संघर्षों में जीवन जी रहा है। अच्छी बात यह है कि उन संघर्षों के बाद भी कलम रुकी नहीं है, लगातार लिख रहा है, लगातार लिख रहा है। अभी तो इसने शुरू किया था नहीं, और इसको थोड़ा समय और देते तो ये और आधा घंटा पढ़ सकता था। और मजे की बात है, मैंने कभी अशांत प्रशांत को पेपर लेके कविता पढ़ते नहीं देखा। जो लिखता है कंठस्थ कर लेता है। अच्छी बात यह है। अब मेरा संकट यह है कि ये दो महारथी बैठे हैं। अब इसमें से किस महारथी को बुलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता किसको बुलाऊं। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, दीपक जी कह रहे हैं कि ये दोनों वीर रस के कवि हैं, मैं इन दिनों के बीच में फंस के सैंडविच बना देता हूं। हाँ, ये भी ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। इसमें अनौपचारिक सी गोष्ठी है अपनी। तो दीपक गुप्ता जी का मैंने परिचय दिया था कि वो शब्द के जादूगर हैं। दीपक गुप्ता अनेक मंचों पर होते हैं, अनेक मंचों पर नहीं होते हैं, पर अनेक मंच ऐसे हैं जहां उनकी अनुपस्थिति में भी दीपक गुप्ता कोट किए जाते हैं। दीपक गुप्ता आज कह रहे थे कि मेरा जन्म भी ईस्ट दिल्ली में हुआ, मैं गांधीनगर में पैदा हुआ हूं, गीता कॉलोनी में। डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहीं पैदा हुए थे। हाँ, वही तो हुए थे गीता कॉलोनी में। वो एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्या ज्यादा अंतर थोड़ा ही है। अच्छे लोग वहीं पैदा होते हैं। हम भी चाहेंगे भगवान से मेरा जन्म भी वहीं हो जाए अगली बार, गीता कॉलोनी में। बर्बाद हो गए। दीपक की बड़ी खूबी है कि वो आर पार वाला कवि है। मैं नरेश सांडिल्य का एक दोहा उधार लेता हूं। मैंने, दीपक का किरदार क्या है? मैंने है को है कहा, मैंने है को है कहा, नीयत रखकर नेक, अब ये तेरा काम है, सही गलत तू देख। तो दीपक वो है जो लिखता है, फिर वो लिखता है, फिर कोई सुने ना सुने कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। उसका किरदार है ये। बहुत दिनों के बाद गोष्ठी में दीपक जी को बुलाया गया है, तो मैं दीपक से प्रार्थना करता हूं कि वो माइक अब इनका है। वो जब तक माइक पर आए हम तालियां बजा लें। दीपक,
देखिए, ये भ्रम है। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में मेरा नाम मंगाया गया तो पूछा गया कि आप किस रस के हैं, तो मैंने कहा कि आप मेरे नाम के आगे सोम रस का कवि लिखिएगा। ये नया रस पैदा हुआ है। बातचीत अपनी जगह है, लेकिन देखिए, जब कवि सम्मेलन के मंचों पे होते हैं तो बहुत सारे रंग होते हैं जहाँ पर हमको लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुँचना होता है और बहुत सारी बातें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन गोष्ठी का एक ऐसा स्वरूप होता है जहाँ पे सुधी सुनने वाले आते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत बेहतर सुनाएं, क्योंकि मंच हमारा पेशा है लेकिन गोष्ठी हमारी आत्मा है। बहुत अच्छा प्रशांत ने सुनाया और मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मैं कहां से शुरू करूं। जैसा उसने कहा कि बस्ते वाली बात, मुझे अचानक अपना कहा हुआ कुछ याद आया। मैंने भी कभी कहा था कि वो जो ठेले पर छोटा सा लड़का है, वो जो ठेले पर छोटा सा लड़का है, वो छोटू ही अपने घर का बड़का है। वो जो ठेले पर छोटा सा लड़का है, वो छोटू ही अपने घर का बड़का है। कुछ ऐसा रिश्ता है उसका गुर्बत से, गरीबी से, कुछ ऐसा रिश्ता है उसका गुर्बत से। पेड़ की शाखों का जो रिश्ता जड़ से, पेड़ की शाखों से जो रिश्ता जड़ का है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। रस की बात कर रहे थे तो साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर। काश कुछ, मैं केवल कविता पढ़ूंगा आज, मेरे पे दोनों काम है। तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूं। अच्छे लोग बैठे हैं तो अच्छा सुन लो, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा। वो निश्चित पूजा जाएगा, जो भी इंसान सच्चा होगा। ये सोच लिया कि मैंने अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे अपने कर्मों का हर जगह पे लेखा जाएगा। मैं रहूं एक इंसान, सदा मानवता मुझ में वास करे। ये जीवन एक परीक्षा है और ऊपर वाले की मर्जी, वो फेल करे या पास करे। अच्छे बुरे की बात बड़े भाई राजेश चेतन जी ने कही। मैं आपको बताऊं दोस्तों के, सुनिएगा कि बहुत दिन बाद ये मौसम सुहाना सा लगा मुझको, क्योंकि इस प्रांगण में आता हूं तो निश्चित तौर पे हवा यहीं की है जहां से मैं निकल के किसी कार्यवश दक्षिण दिल्ली होता हुआ फरीदाबाद में सेटल हो गया। लेकिन जब भी इधर आता हूं तो वो पुरानी गलियां, ये पुस्ता वुस्ता सब बाद में बना, ये सब फ्लाईओवर बाद में बने। मुझे तो काशीराम कचौड़ी वाला और झील खुरंजा अभी तक याद है। मुझे वो शर्मा जो लाल क्वार्टर वाला, जब मैं नेहरू गली के डीएवी स्कूल में पढ़ता था तो यूनिफॉर्म वहां से आती थी, मुझे वो याद है। जब लोहे वाले पुल से सीधा हम गांधीनगर जाते थे तो उल्टे हाथ में जो गांधीनगर का पुराना थाना पड़ता है, मुझे तो वो थाना याद है। उसके ठीक सामने हमारे पिताजी की कपड़े की दुकान होती थी, मुझे वो याद है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं किसी निमंत्रण पर नहीं जा रहा, मैं अपने घर आ रहा हूं। तब आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं अपने आप को। कहता हूं कि काश, रंग की बात है कि बहुत दिन बाद यह मौसम सुहाना सा लगा मुझको। हवाओं के हवाले से किसी की याद लौटी है। बहुत दिन बाद यह मौसम सुहाना सा लगा मुझको। हवाओं के हवाले से किसी की याद लौटी है। बुरा हूं या भला हूं मैं, यह इस बात पर निर्भर, तुम्हारे पास मुझको जांचने की क्या कसौटी है। काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर, काश आंखों में सभी के ही नमी आती। जिंदगी में भी अगर साइड मिरर होता, रोजमर्रा हादसों में कुछ कमी आती। अच्छा, भीड़ अब भी उतनी है आपके यहां पड़पड़गंज में, लक्ष्मी नगर, मधु विहार, सब जगह भीड़ उतनी है। सब जगह भीड़ है। तब कहता हूं साहब, इन पंक्तियों का जन्म भी ये मनवीर ने बुलाया था। विश्राम घाट पे कवि सम्मेलन करता, वहीं से पैदा हुआ। मैंने वहां पर कहा, मैंने कहा साहब के सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो।
इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता। सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता, लेकिन इस रास्ते पर चलने का इतना सुख है, इस रास्ते पर दीपक ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। न जाने ये कैमरा साहब रखा हुआ है, लगा हुआ है, ये कैप्चर करेगा, बाद में आप तक पहुंचेंगी चीजें। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, आप आईफोन ले लीजिए, आप सीसीटीवी कैमरे लगा लीजिए, लेकिन जिंदगी में एक कैमरे से हमेशा बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं, किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं। मैं किसी धारा की बात नहीं कहूंगा, जबकि मैं खुद उसी धारा का हूं जिस धारा के लोग यहां बैठे हैं, लेकिन मैं कवि की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। क्यों राजेश भाई, कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। तो साहब भाई ने सुनाया था, फिर मुझे पता नहीं कहां से क्या याद आता है। इतनी सारी पर्चियां रखी हैं पर याद पता नहीं कहां से क्या आ जाए। मैं कहता हूं कि तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है मनवीर, तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। मेरी रूह में एक फकीरा बसा है जो हक में सभी के दुआ चाहता है। मेरी रूह में एक फकीरा बसा है जो हक में सभी के दुआ चाहता है। वो हो राम मेरा, वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो बस आदमी का पता चाहता है, वो बस आदमी का पता चाहता है। अभी जब हम बैठे थे तो बहुत सारे चर्चा और जीवन के अनुभव पे बात हो रही थी बिंदल जी से। तो बिंदल जी आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, वटवृक्ष हैं, लेकिन अनुभव सब लिए हुए हैं। आप सब भी अपने अपने अनुभव जिंदगी के लिए हुए हैं, हमने भी अपने अनुभव लिए, तब जाके चार मिसरे चार पंक्तियां कही कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा। गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं करते क्या हो, 20-25 मिनट आधा पौना घंटा गाल बजाते हो, बतरस करते हो, सुना के आ जाते हो, पैसे ले आते हो। लेकिन उन्हीं लोगों को बताना पड़ता है कि साहब गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वाहेगुरु कहो, कुछ भी कहो साहब, अपनी अपनी निष्ठा है। लेकिन हकीकत यह है जिसे मानते हो पूरी तरह मानो। क्यों, जमाने में बिना मतलब के मतलब कौन रखता है। जमाने, हम तो ईश्वर को भी मतलब से ही पूजने जाते हैं। ध्यान रखना, जब आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही होती है ना, बहुत लोग होंगे यहाँ पे, पूरा अनुभव उकेरता हूं, जब अपनी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही होती है तब हमें ईश्वर याद नहीं आता। जब नफा नुकसान में बदलता है, जब बीमार होते हैं, गाड़ी पटरी से उतरने वाली होती है, धीरे चलती है, तब हर हफ्ते भगवान जी के यहां पहुंचते हैं। जहां उस भाई ने कहा, मुझे भी एक छंद याद आया, तुमने कहा क्या पूछते हैं, मैं कहता हूं क्या नहीं पूछते हैं, कि लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं पर सच यह है उनका चरित्र नहीं पूजते। लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं पर सच ये है उनका चरित्र नहीं पूजते। चापलूस दोस्त हमें अच्छे लगते हैं पर कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूजते। चापलूस दोस्त हमें अच्छे लगते हैं पर कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूजते। फूलों, और कहता हूं कि कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूजते। महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम, महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम,
फूलों से जो बना है वो इत्र नहीं पूजते, और उन बच्चों को मिलेंगे कैसे संस्कार बोलो जिनके मां बाप अपने पित्र नहीं पूजते। तो साहब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये माना कि दुनिया में मेले बहुत हैं, ये माना कि दुनिया में मेले बहुत, अच्छा क्या है कि हम लोग दूसरे की बात पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कभी यहां पे ध्यान दो कि इसकी बात पे कितना भरोसा करना, ये भी आपका अनुभव है, इस अनुभव पे चलना। मैं देखता हूं बिंदल साहब, मेरे पड़ोस में 80 लाख का पैकेज पति का, राजेश भैया 40 लाख का पैकेज पत्नी का, एक बहुत बढ़िया डुप्लेक्स मकान में रहते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बिटिया की शादी हो गई, बावजूद उसके उनके घर से रोज कलह कलेश लड़ाई ये सब संवाद आवाजें आती हैं। तब कहीं कष्ट होता है और कहीं अपने संतुष्टि भाव पे बड़ा गर्व भी होता है कि यार इस पैकेज से तो बेहतर हम लोग हैं। क्यों? मैं घुटने मोड़कर सोता हूं साहब जी, मैं घुटने मोड़कर सोता हूं बिंदल जी, मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती। मैं घुटने मोड़कर सोता हूं साहब जी, मेरी चादर कभी छोटी नहीं पड़ती, और उस दिन तो ज्यादा मुस्कुराता हूं कि जिस दिन पेट में रोटी नहीं पड़ती, कि जिस दिन पेट में रोटी नहीं पड़ती। तो साहब ये माना कि दुनिया, आज केवल कविता ही कविता सुना रहा हूं, मैं चाहता हूं आज केवल कविता ही कविता हो, वरना बड़े सारे रस हैं, सच बता रहा हूं। ये आपको स्वस्थ रहना हो तो परंपरा की गोष्ठी में हमेशा आया करो, ये सबसे आपसे कह रहा हूं जितने श्रोता यहां बैठे हैं। दूसरा, भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। थोड़ा रस परिवर्तित कर देता हूं कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी, कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। मीडिया ने जितना रायता कोरोना काल में फैलाया, लोग दहशत से नहीं मरे, मीडिया के कारण ज्यादा मर गए। एक व्यंग पहुंचाना चाहता हूं, समझना अगर पहुंच जाए तो। मीडिया के कारण क्या हुआ, एक व्यंग लिखा उस समय, मैंने कहा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है। कसर डॉक्टरों ने भी नहीं छोड़ी। कोई डॉक्टर हो तो मुझे माफ करना। लोग मुझे कहते हैं, बोले यार दीपक तुम सच सच बोल देते हो, राजेश भाई भी बोलते हैं, बोले तुम सच सच बोल देते हो इसलिए तुम्हारे पास प्रोग्राम कम आते हैं। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो चिप ऊपर वाले ने फिक्स करके भेजी है, वो हट भी नहीं सकती, उसमें कोई परिवर्तन और वो नहीं किया जा सकता। तब कहीं कहना पड़ता है बिंदल साहब कि धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, आंखों में कोई तो सपना रहने दे, और तेरी खातिर खुद को कितना बदलूं मैं, कुछ तो मुझ में मेरा अपना रहने दे। तमाम उम्र दराज लोग बैठे हैं, वालिद कहते हैं पिता को, उसी वालिद की आयु के लोग बैठे हैं साहब। चार पंक्तियां और सुन लीजिएगा। हाँ बता देना, मुझे बता देना, सरकार पीछे से ही गिरती है। नहीं मैं तो कोई बात नहीं, ये तो क्या है ना, किस तरह इंसानियत का मैं करूं विस्तार, जहन में मेरे यही तरकीब रहती है। किस तरह इंसानियत का मैं करूं विस्तार, जहन में मेरे यही तरकीब रहती है, और दुश्मनों के बीच ऐसे रह रहा हूं मैं जैसे दांतों में हमारी जीभ रहती है। इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बहुत सारे लोग जब नेता टाइप के बैठे होते हैं उनको भी पंक्ति समर्पित करता हुआ ये कहता हूं कि मान्यवर
आपको हम रब समझते हैं, आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं? आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं? हम कहें क्यों आपको शातिर, आपको तो सब समझते हैं। कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। वो एक डॉक्टर के पास मरीज पहुंच गया, बोले डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। दूसरे केमिस्ट ने कहा कि इस दवा के पीछे मत ललचाओ, ये बंद हो गई, इसकी जगह आयुर्वेदिक ले जाओ। तीसरे 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 डॉक्टर, तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर मेरी आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी। उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी। उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, वो ब्लैक में ही, ये ब्लैक में ही मिल पाएगी। और चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है, चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवाई है, दहशत में जी रहा हूं। डॉक्टर साहब खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते। देखो ये हंसी तो है, लेकिन कविताएं क्यों सुनानी चाहिए। मैं एक बार फंस गया अशोका होटल, दिल्ली का बहुत बड़ा होटल है, बहुत अच्छी पेमेंट थी, लोग पीठ किए हुए बैठे थे, पीठ किए हुए बैठे थे। तो अंदर का कवि एक तरफ ये सोच रहा था यार तेरा लिफाफा तो मिल गया, राशन तो आ जाएगा, 2 महीने का फीस भी चली जाएगी बच्चों की, लेकिन अंदर का कवि व्यथित होकर सोच रहा था कि यार इन मूर्खों को सुनाऊं का जो पीठ इधर किए बैठे हैं। तब उस पीड़ा ने एक कविता को जन्म दिया, वो आप तक प्रेषित करता हूं कि एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता, एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता, 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे, जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुनाकर ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया, तब सोचा कुछ धन तो पाया, लेकिन मेरा मन भराया, मेरे अंतर मन से पूरी रात मुझे आवाज ये आई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई। कविता इसलिए सुनानी बहुत जरूरी है साहब। वो राम जी का जिक्र हुआ, अभी रामलीला के बाद अभी ये बात हो रही थी, और जो मैंने संदर्भ छेड़ा था कि ईश्वर किसी की भी इबादत पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन मानो तो पूरे मन से। क्यों कि जमाने में बिना मतलब के मतलब कौन रखता है, जमाने में बिना मतलब के मतलब कौन रखता है। किसी के जख्म पर मरहम भला अब कौन रखता है, किसी के जख्म पर मरहम भला अब कौन रखता है। वो एक विश्वास ही तो है, वो एक विश्वास ही तो है, उसे मानो न मानो तुम, फलक पर ये उजाला और ये शब कौन रखता है। तो साहब आइए, वो जो बहुत करीबी थे ना, मैं जानता हूं मनवीर को भी समय भरपूर देना है, मैं कि वो जो बहुत करीबी थे ना, हाँ हाँ हाँ,
कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो जैसा आदेश होगा। मैं वो खिलाड़ी हूं जो 50 में भी चलता हूं, 20 में भी चलता हूं, और 3-4 जगह से तो मैं सिर्फ शक्ल दिखा के पेमेंट लाया हूं। वो एक कवि होते थे हमारे विमलेश राजस्थानी, वो उनका नंबर जब तक आता था तब तक सब जा चुके होते थे, तो उनका एक ही वाक्य रहता था, मारो तो आना ही वो होते। लेकिन साहब काम उनके बने जो जुगाड़ू रहे। चेतन भैया मुझे सच में ही काम नहीं आता लेना। वो भाई साहब ने कहा ना, मैंने सच में कहा कि यही सच है, मुझे कोई अदाकारी नहीं आती। यही सच है, मुझे कोई अदाकारी नहीं आती, इसी कारण ही पर्दे पर मेरी बारी नहीं आती। यही सच है, मुझे कोई अदाकारी नहीं आती, इसी कारण की पर्दे पर मेरी बारी नहीं आती। हमेशा सामने तारीफ, गाली पीठ के पीछे, अजी मुझको फकत यही तो फनकारी नहीं आती। अजी मुझको फकत यही तो फनकारी नहीं आती कि मेरे नाम के आगे भले गुप्ता लिखा है, पर मैं फक्कड़ हूं, फकीरों को दुकानदारी नहीं आती। और फकीरों से हमेशा ही निभी गए दोस्ती अपनी, फकीरों से हमेशा ही निभी गए दोस्ती अपनी, मगर व्यापारियों से रास यारी नहीं आती। और नहीं आया तुम्हारी बज़्म में पैसे बहुत कम थे, नहीं आया तुम्हारी बज़्म में, इनके यहां तो आया हूं यार। नहीं आया तुम्हारी बज़्म में पैसे बहुत कम थे कि उस पैसे में हफ्ते की भी तरकारी नहीं आती। आइए बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 अशआर, एक गजल के और 2-4 अशआर पढ़ के मैं विराम लेता हूं। सुनिएगा कि मैंने कहा कि वो जो बहुत करीबी थे ना, आप सबको कुछ चेहरे याद आ जाएंगे, आपकी जिंदगी का अनुभव मैंने उकेरा है। मैंने भी क्या उकेरा है, सरस्वती ने कहलवा दिया कि यार लोगों के जो जिंदगी में उतार चढ़ाव है उनको शब्दों में पिरोकर उनके सामने प्रस्तुत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। महसूस कीजिएगा कोई कैरेक्टर आपके सामने आ जाए मुझे सुनते सुनते कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है। और कहता हूं रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और एक खुशबू के पीछे पीछे भटक रहा है इधर उधर, एक खुशबू के पीछे पीछे भटक रहा है इधर उधर, इंसान को खुद पता नहीं उसके भीतर कस्तूरी है। इंसान को खुद पता नहीं उसके। और देखो मरते समय तक आदमी की इच्छाएं खत्म नहीं होती साहब। उस हवाले से एक शेर कि इंसान को खुद पता नहीं उसके भीतर कस्तूरी है। और एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी, एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी, मैंने उससे कहा रुको, एक हसरत अभी अधूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी। और आखिरी सुन लीजिएगा साहब कि खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदल कर देखें क्या। मैं जो भोगता हूं वो लिखता हूं साहब। जब प्रोग्राम नहीं आते तो यही होता है यार कुछ और कर ले, क्योंकि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है संभालूं इसे, इसका सरिया बदल लूं। और जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं, चलो मैं भी। तो साहब खाली खाली जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं। के खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदल कर देखें क्या। उसकी गाइडेंस भी मैं राजेश भाई से लूंगा, ये जो कहेंगे वही करूंगा। कि खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदल कर देखें क्या, शायद बोहनी हो जाए व्यापार बदल कर देखें क्या। खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदल कर देखें क्या, शायद बोहनी हो जाए
व्यापार बदलकर देखें क्या, प्यार मोहब्बत वाली खबरें ढूंढ रहे हैं बरसों से, तुम बतलाओ कुछ दिन ये अखबार बदल कर देखें क्या। प्यार मोहब्बत वाली खबरें ढूंढ रहे हैं बरसों से, तुम बतलाओ कुछ दिन ये अखबार बदलकर देखें क्या। चुनाव चर्चा बहुत चलती रहती है इन दिनों के, कल महफिल में चंद वजीरों में ये चर्चा खास रही, चाहे एसोसिएशन का चुनाव हो चाहे वैसा चुनाव हो, कि कल महफिल में चंद वजीरों में ये चर्चा खास रही, हम इस बार कबीले का सरदार बदल कर देखें क्या। हम इस बार कबीले का सरदार, और बरसों से हम पथ पर हैं, 52.5 साल का हो गया हूं, अगर ऐसे भी कह दूं कि 5 दशक से पथ पर हैं पर मंजिल देख नहीं पाए, अब हम अपनी आंखों का राडार बदल कर देखें क्या। अब हम अपनी आंखों का राडार बदल कर देखें क्या। और दर्पण बदला बार बार पर बिंब पुराना ही उभरा, दर्पण बदला बार बार पर बिंब पुराना ही उभरा, पूछ रहे हैं खुद से हम किरदार बदल कर देखें क्या। पूछ रहे हैं और आधार कार्ड में जिंदा हैं लेकिन मुर्दे से बदतर हैं। आप देख लो आधार कार्ड की फोटो, मुर्दे को भी नहलाया जाता है कि आधार कार्ड में जिंदा है लेकिन मुर्दे से बदतर हैं। सोच रहे हैं जीवन का आधार बदल कर देखें क्या, खाली खाली बैठे हैं बाजार। और अंतिम 2 पंक्तियों के साथ विराम देता हूं आज की इस पावन गोष्ठी को, इस परंपरा को। कौन सा? नहीं वो नहीं होती है, सुनिए सुनिए। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता, 5 सितारा होटल में था। 6 माइक थे जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुनाकर ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। तब सोचा कुछ धन तो पाया लेकिन मेरा मन भर आया। मेरे अंतर मन से पूरी रात मुझे आवाज ये आई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई। माता जी ने निवेदन किया, मुझे तो याद है वो हमने कभी सुना था राजेश भैया, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब सोने जाओ तो मां के चरण दबा के जाओ। ये बात अलग है कि वो चरण आपकी मां के हैं या आपके बच्चों की मां के। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। और चूंकि अब मनवीर आएंगे तब तक मुझे जिम्मेदारी निभानी है कि रामायण में एक पात्र था बाली। रामायण में एक माताजी, रामायण में एक पात्र था बाली। वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके सामने आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। रामायण में पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके सामने आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में वाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी कभी भी पति का बल नहीं हरती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसे बल देती है। नारी पूरे परिवार की समस्या का हल देती है, पूरे परिवार की समस्या। और आइए 2 पंक्तियों के बाद आदरणीय चेतन जी, केवल आपके सबके खाते होंगे किसी ना किसी बैंक में, पेंशन का खाता होगा, सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा। यार ये अकाउंट बहुत छोटे हैं, 2 मिसले ले जाना, याद करोगे दीपक गुप्ता ने कुछ सार बताया था, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये सुन लो कि जमीन पर कौन कब कैसे कहां कितना कमाता है। जमीन पर कौन कब कैसे कहां कितना कमाता है, फलक के पार है जो बैंक, उसमें सबका खाता है।